आइए दोस्तों, अपन आज बात करते हैं प्राप्त उद्देश्य यानी अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन। यानी कि प्राप्त उद्देश्यों का जो सीधा संबंध होता है वो अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तनों से ही होता है। तो प्राप्त उद्देश्यों का सीधा संबंध या कह दे प्रत्यक्ष संबंध किससे होता है? अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तनों से ही इनका संबंध होता है। किससे होता है? अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तनों से। अब देखो, बालक को अपन ने बहुत कुछ सिखा दिया है। अब उसने सीखा है जो उसके व्यवहार के परिवर्तन के द्वारा ही अपन ने पता कर सकते हैं। अब व्यवहार के परिवर्तन के रूप में अपन को किस किस उद्देश्य की प्राप्ति हो रही है उन्हीं का पता अपन यहाँ पे लगाते हैं अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तनों के अंतर्गत। अब क्वेश्चन यही पूछेगा कि प्राप्त उद्देश्य अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तनों से सीधा संबंध किसका है? प्राप्त उद्देश्यों का, न कि सामान्य उद्देश्यों का। यही क्वेश्चन यहाँ से बनता है और पूछा हुआ भी है। और देखिए, अब देखो यहाँ पे प्राप्त उद्देश्यों का अपन ने निर्धारण कर लिया। अब उसके अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन, क्या क्या व्यवहारगत परिवर्तन हुए उनकी बात करते हैं। तो पहला व्यवहारगत परिवर्तन है ज्ञानात्मक प्राप्त उद्देश्य, नॉलेजिंग ऑब्जेक्टिव। तो अब देखो, ज्ञानात्मक प्राप्त उद्देश्य के अंतर्गत क्या क्या बात सम्मिलित की जाती है, क्या क्या नहीं की जाती है, उनकी चर्चा करते हैं। तो ज्ञानात्मक उद्देश्य के अंतर्गत एक बात आती है प्रत्यास्मरण। प्रत्यास्मरण का मतलब होता है पुनः स्मरण, रिकॉलिंग करना, पुनः स्मरण। और एक शब्द आता है प्रत्याभिज्ञान। प्रत्याभिज्ञान का मतलब होता है पहचानना या पता करना। देखो, यहाँ पे इन शब्दों को ही पकड़ लिया तो अपन ने प्राप्त उद्देश्यों के अंतर्गत जो भी क्वेश्चन आएगा उस क्वेश्चन को अपन यहाँ से सोल्व कर सकते हैं। केवल ये डायरेक्ट ये शब्द लिखा मिलेगा कि गणित की परिभाषाओं का प्रत्यास्मरण करना किस उद्देश्य की प्राप्ति करता है? ज्ञानात्मक उद्देश्यों की प्राप्ति करता है। और यहाँ पे मैंने बोला मैंने कि त्रुटियों का पता लगाना। अब त्रुटियों का पता लगाना किस उद्देश्य के अंतर्गत आता है? ज्ञानात्मक उद्देश्यों के अंतर्गत आता है। त्रुटियों का पता लगाना, अब देखो, त्रुटियों का पता गाइडों में देखो लैंग्वेज तो वही रहती है, लेकिन अपन समझ नहीं पाते। गाइडों में कुछ बातें उल्टी सीधी लिख रखी है इन उद्देश्यों के अंतर्गत। मैं आपको प्रामाणिक पुस्तकों के साथ ही अध्ययन करवा रहा हूँ यहाँ पे। तो देखिए, इसको क्या होता है, त्रुटियों का पता लगाने को इसको जो ज्ञान उपयोग के अंतर्गत बता दिया जाता है गाइडों के अंतर्गत। अब त्रुटियों का पता लगाना लेकिन ज्ञानात्मक उद्देश्यों से संबंधित है, क्योंकि प्रत्यभिज्ञान शब्द का अर्थ है पता लगाना या पहचान करना। और वहाँ पे जो लैंग्वेज लिखी रहती है वो ये लैंग्वेज लिखी रहती है कि समस्याओं को हल करना। यदि उसने त्रुटियों का पता लगाना, उसने ज्ञान ही प्राप्त नहीं किया है यहाँ पे त्रुटियों का पता लगाने का, तो वो समस्याओं को कैसे हल करेगा? वहाँ पे देखो, दैनिक जीवन में गणित से संबंधित समस्याओं को हल करना, विज्ञान से संबंधित समस्याओं को हल करना, तो वो ज्ञानोपयोग के अंतर्गत आएगा। अपन को लैंग्वेज यहाँ पे यही समझनी है। यदि त्रुटियां शब्द आ जाए तो त्रुटियों का पता लगाना शब्द आ जाए तो अपन को ज्ञानात्मक उद्देश्य के अंतर्गत ही करना है वो उस क्वेश्चन का जवाब। और यदि वो आ जाए कि समस्याओं का हल करना, समस्याओं को हल करना शब्द आएगा, नहीं कि पता करना शब्द आएगा, तो समस्याओं को हल करना आए तो वो आएगा ज्ञान उपयोग के अंतर्गत आएगा। अब देखो, यहाँ पे और भी बात आती है, जैसे गणित से संबंधित तथ्यों को निष्कर्ष निकालना। तो निष्कर्ष निकालना शब्द भी इसके अंतर्गत ही आएगा। निष्कर्ष निकालना ये शब्द गणित के इसे ज्ञानात्मक उद्देश्यों के संबंधित है।
परिभाषित करना, परिभाषित करना, परिभाषित करना या परिभाषा बताना, ये शब्द भी ज्ञानात्मक उद्देश्यों के अंतर्गत ही आएगा। और देखो नेक्स्ट तथ्य के अंतर्गत आएगा विश्लेषण कर सकेगा, यानी कि बालक विश्लेषण कर सकेगा, यानी गणित से संबंधित आकृतियों की पहचान कर उनका विश्लेषण कर सकेगा, विश्लेषण करना, तो ये ज्ञानात्मक उद्देश्यों के अंतर्गत ही आएगा। और देखिए विश्लेषण के अलावा जैसे गणितज्ञों की या सामाजिक विज्ञान में अपन कहेंगे इतिहास से संबंधित इतिहासकारों की जीवनी से परिचित होना, तो जीवनी से परिचित होना, तो गणितज्ञों की जीवनी से परिचित होना, गणितज्ञों की जीवनी से परिचित होना, जीवनी से परिचित होना, परिचित होना, तो ये बात भी किसके अंतर्गत आएगी, ज्ञानात्मक उद्देश्यों के अंतर्गत ही आएगी। और देखिए ज्ञानात्मक उद्देश्यों के अंतर्गत कौन कौन सी बातें आएंगी, रिक्त स्थानों की पूर्ति करना, रिक्त स्थानों की पूर्ति करना, रिक्त स्थानों की पूर्ति, तो रिक्त स्थानों की पूर्ति करना, ये भी बात किसके अंतर्गत आएगी, ज्ञानात्मक उद्देश्यों के अंतर्गत ही आएगी। अब यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा गया था, वो क्वेश्चन यही पूछा गया था कि कार्य सूचक क्रिया परिभाषित करना किसके अंतर्गत आएगा, तो ज्ञानात्मक उद्देश्यों के अंतर्गत आएगा। कार्य सूचक क्रिया, क्रिया परिभाषित करना, और यहाँ पे देखो शब्द वही जोड़ दिया है परिभाषित करना, तो परिभाषित करना किसके अंतर्गत आ रहा है, ज्ञानात्मक उद्देश्यों के अंतर्गत ही परिभाषित करना, तो ये ज्ञानात्मक उद्देश्यों की प्राप्ति हो रही है इससे। तो ये प्रमुख तथ्य है जो अपन को डायरेक्ट क्वेश्चन के रूप में पीछे के शब्द के रूप में ये शब्द लिखे मिलेंगे, लाइन से लाइन अपन को ऐसे कैसे क्वेश्चन मिलेगा और अपन को आंसर क्या देना है, ज्ञानात्मक उद्देश्य की प्राप्ति करना। जैसे मैंने क्वेश्चन बोल दिया आपको, छात्र औसत के सूत्र का प्रत्यय स्मरण कर सकेगा, इससे किस उद्देश्य की प्राप्ति हो रही है, ज्ञानात्मक उद्देश्य, क्योंकि प्रत्यय स्मरण शब्द किसके अंतर्गत है, ज्ञानात्मक उद्देश्यों के अंतर्गत। जैसे मैंने कह दिया कि छात्र त्रुटियों का पता लगाकर उनमें सुधार कर सकेगा, तो ये आएगा ज्ञानात्मक उद्देश्यों के अंतर्गत। जैसे मैंने कह दिया रेखा गणित के आकृतियों का निष्कर्ष निकाल सकेगा, तो निष्कर्ष निकाल सकेगा किसके अंतर्गत आ रहा है ये शब्द, ज्ञानात्मक उद्देश्यों के अंतर्गत। तो इस तरह के क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं और पूछे जाते हैं। और देखिए अंडरस्टैंडिंग ऑब्जेक्टिव्स, अवबोधात्मक प्राप्त उद्देश्य, तो अवबोधात्मक प्राप्त उद्देश्य के अंतर्गत कौन कौन सी बातें आती है, तो अब जैसे व्याख्या करना, गणितीय तथ्यों की व्याख्या करना, वर्णन करना, वर्गीकरण करना, तुलना करना, संबंध स्थापित करना, व्याख्या, वर्णन, तुलना, अंतर और विभेदीकरण करना, अंतर करना या विभेदीकरण करना, अंतर करना या विभेदीकरण करना, विभेदीकरण करना, ये सभी बातें अंडरस्टैंडिंग यानी कि समझ, एक शब्द और आएगा अंडरस्टैंडिंग का हिंदी अर्थ होता है समझ सकेगा, यानी गणितीय तथ्यों को समझ सकेगा। सारी बातें किसके अंतर्गत आ रही है, गणितीय अवबोधात्मक प्राप्त उद्देश्यों के अंतर्गत। अब देखो
यहाँ पे देखो एक बात और याद रखने की होगी। यहाँ पे देखो कुछ तथ्य तो ऐसे हैं जो आपको ऐसे लगेंगे कि वास्तव में इसके अंतर्गत नहीं होने चाहिए, लेकिन इसके अंतर्गत ही आएंगे। जैसे मैंने कह दिया कि उदाहरण देना किसके अंतर्गत आएगा, ये उदाहरण आएगा अवबोधात्मक उद्देश्यों के अंतर्गत आएगा। अब देखो यहाँ पे एक बात और याद रखने की है, एक बात और याद रखने की, मैं देखो त्रुटियों का पता लगाना, वहां पे तो एक शब्द उपयोग कर रहा था मैं, पता लगाना, यहाँ पे उपयोग करूंगा छात्र त्रुटियों को ढूंढकर उनमें सुधार कर सकेगा। ढूंढकर या खोजकर, त्रुटियों को ढूंढकर सुधार कर सकेगा, सुधार कर सकेगा। देखो यहाँ पे एक शब्द आया है ढूंढकर, वहां पे शब्द था पता करना, और वहां पे और ज्ञान उपयोग के अंतर्गत शब्द आएगा हल करना, समस्याओं को हल करना शब्द आएगा। यहाँ पे देखो त्रुटियों को ढूंढना, ढूंढने शब्द के बजाय एक शब्द लिखा मिल सकता है खोजना या खोजना, ठीक है, ये शब्द भी यहाँ पे लिखा मिल सकता है। ये तो ये किस उद्देश्य की प्राप्ति हो रही है, इससे भी अवबोधात्मक उद्देश्य की। देखो यहाँ पे शब्द को पहचानना है, खोजने पर अपनी समझ विकसित होगी, वहां पे तो केवल त्रुटियों का पता कर रहे हैं अपन, वहां पे अपन ज्ञान की प्राप्ति कर रहे हैं, यहाँ पे अपन ढूंढ कर यानी अपनी समझ विकसित कर रहे हैं। तो समझना किसके अंतर्गत आएगा, इसी के अंतर्गत आएगा। अब देखो अंतर करना शब्द लिखा ना मिले आपको तो इसकी जगह समानता असमानता बताना, समानता व असमानता बताना, समानता व असमानता, ये शब्द भी लिखा मिल सकता है आपको कंपटीशन एग्जाम के अंतर्गत। और भी ऐसे निष्कर्षों का सही अनुमान लगाना। अब अनुमान लगाना ये शब्द भी इसी अवबोधात्मक उद्देश्यों के अंतर्गत लिखा मिलेगा। अनुमान लगाना अवबोधात्मक उद्देश्यों की प्राप्ति करने वाले प्रमुख तथ्य है। तो यहाँ से क्वेश्चन कैसे पूछेगा कि छात्र गणितीय संबंधी समस्याओं की तुलना कर सकेगा, व्याख्या कर सकेगा, वर्णन कर सकेगा, वर्गीकरण कर सकेगा, संबंध स्थापित कर सकेगा, उनमें विभेदीकरण कर सकेगा। इस तरह की जो बातें लिखी मिले आपको तो वो अवबोधात्मक उद्देश्यों के अंतर्गत ही आएगी। तो इसको देखो स्टार लगा लेना, ये देखो तीनों उद्देश्यों के अंतर्गत आएगा। ज्ञानात्मक के अंतर्गत भी है ये बात, और अवबोधात्मक के अंतर्गत भी है ये बात, और ज्ञान उपयोग के अंतर्गत भी ये बात होगी। लेकिन अंतर केवल ये है कि ज्ञानात्मक के अंतर्गत तो यहाँ पे शब्द लिखा मिलेगा त्रुटियों का पता लगाना या पहचानना, तो पहचान कर सुधार कर रहे हैं। यहाँ पे त्रुटियों को खोज रहा है, वो खोज कर रहा है त्रुटियों की, वहां पे तो ज्ञान प्राप्त किया है, यहाँ पे खोज कर रहा है त्रुटियों के ऊपर। और फिर ज्ञान उपयोग के अंतर्गत समस्याओं को क्या करने लग जाएगा, हल करने लग जाएगा। ठीक है, तो इस तरह की जो शब्द लिखेंगे शब्दों का ही हेर फेर है, तभी जाके ज्ञानात्मक उद्देश्य और बोधात्मक उद्देश्य ज्ञान उपयोग उद्देश्य के अंतर्गत ये बात को अलग अलग गाइडों में लिख रखे, लेकिन शब्दों को नहीं पकड़ा तो लेकिन अपना आंसर 100% गलत होगा। तो इस बात को भी याद रख लेने की जरूरत है। देखिए ज्ञान उपयोग के अंतर्गत अपन कौन से प्राप्त उद्देश्यों की प्राप्ति कर रहे हैं, एप्लीकेशन ऑब्जेक्टिव्स। ज्ञान उपयोग के अंतर्गत कौन कौन सी बातें आएंगी, जैसे मैंने अभी बार बार वही बात कह रहा हूँ कि समस्याओं को हल करना, यानी समस्याओं को हल करना, समस्याओं को हल करना। तो ये दैनिक जीवन से संबंधित कोई भी गणितीय समस्या हो उसको हल कर रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, वो ज्ञान का उपयोग करना सीख रहा है यहाँ पे इस बात में। दूसरी बात, उपयुक्त और अनुपयुक्त का चयन करना, उपयुक्त व अनुपयुक्त का चयन करना,
उपयुक्त और अनुपयुक्त का चयन करना। तो ये बात भी ज्ञानात्मक उद्देश्यों के अंतर्गत ही आएगी। भी इसे कह दिया जाता है चयन करना। चयन करना यानी कि किसी भी गणितीय समस्याओं का, जैसे अपने ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन आते हैं रीट के एग्जाम हो चाहे कोई से भी एग्जाम हो, तो उसमें क्या होता है कि अपने सामने समस्या आ गई है, अपने सामने प्रश्न आ गया, अब प्रश्न में से एक ऑप्शन को अपन को चयन करना है, तो वहां पे ज्ञान का उपयोग हो रहा है। तो इस तरह की जो बातें आएंगी किसके उद्देश्य के अंतर्गत आएगी, ज्ञान उपयोग के अंतर्गत आएगी। दैनिक जीवन में उसका उपयोग करना, दैनिक जीवन में उपयोग करना, दैनिक जीवन में उपयोग करना, तो ये बात भी ज्ञान उपयोग के अंतर्गत आएगी। अपन क्या है कि कोई भी ज्ञान प्राप्त कर लिया उसका सामान्यीकरण करके नियम बना सकें, तो ज्ञान का उपयोग कर रहे हैं। सामान्यीकरण करके नए नियम बनाना, तो ये भी ज्ञानात्मक उद्देश्यों के अंतर्गत ही आएगा। नवीन परिस्थिति में भी अपन समस्याओं को हल कर सकते हैं। नवीन परिस्थिति कोई सी भी आ जाए तो वहां पे ज्ञान का उपयोग करना सीख रहे हैं। नवीन परिस्थितियों में समस्या को हल करना, अब देखो यहाँ पे समस्या को हल करना शब्द उपयोग में ले रहा है, हल करना। वहां पे त्रुटियों का पता लगाना या ज्ञानात्मक के अंतर्गत त्रुटियों का पता लगाया जाता है, जबकि अवबोधात्मक के अंतर्गत त्रुटियों को खोजा जाता है, ढूंढा जाता है। यहाँ पे हल करना सीख रहा है समस्याओं को, तो दैनिक जीवन में उपयोग करना वो सीख रहा है। तो ये ज्ञान उपयोग के अंतर्गत ये सभी बातें आएंगी। और देखिए कौशलात्मक प्राप्ति उद्देश्य, स्किल ऑब्जेक्टिव्स के अंतर्गत देखो कौन कौन सी बातें आती हैं। देखो किसी भी कार्य में दक्षता हासिल करना, दक्षता प्राप्त कर लेना। दक्षता प्राप्त करने के अलावा अपन कह देते हैं गणितीय संबंधी समस्याओं की सारणी या तालिका बनाना, चित्र बनाने का कौशल विकसित करना, रेखा चित्र बनाना, तो ये इस कौशल के अंतर्गत ही ये सभी बातें आती है। दक्षताएं हासिल, अब दक्षताएं किसी भी चीज में हासिल करना तो वो क्या होता है, कौशल के अंतर्गत ही आता है। जैसे प्रशिक्षण प्राप्त करना, अब प्रशिक्षण अपन प्राप्त करेंगे तो अपन किसी एक निश्चित विषय पर ही क्या करेंगे, प्रशिक्षण करेंगे। दक्षता की ये बातें कौशलात्मक उद्देश्य के अंतर्गत आएंगी। सारणी बनाना, तालिका बनाना, चित्र या रेखा चित्र बनाना। देखिए अभिरुचि प्राप्त उद्देश्य, एप्टीट्यूशनल ऑब्जेक्टिव्स। अभिरुचि के मतलब यहाँ से अभिरुचि शब्द से ही पता लग रहा है किसी कार्य की रुचि होना, यानी कि जिज्ञासु होना। किसी कार्य में अपन जिज्ञासु होंगे तो वो कार्य अपना अच्छा होगा। जिज्ञासु, यदि बालक में जिज्ञासु प्रवृत्ति है तो वो किसी कार्य को अपनी रुचि के अनुसार करेगा। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन यही बनेगा कि समस्या में रुचि उत्पन्न करना, तो रुचि शब्द सभी शब्दों के साथ जोड़ देना, तो रुचि शब्द ही यहाँ पे इम्पोर्टेंट है। गणितीय समस्याओं के प्रति रुचि पैदा करना, आकृतियां खींचने व गणितीय खेल के प्रति रुचि उत्पन्न करना। अब रुचि शब्द तो लिखा मिलेगा ही, तो रुचि है जो शब्द किससे संबंधित है, अभिरुचियात्मक यानी एप्टीट्यूशनल ऑब्जेक्टिव्स के अंतर्गत ही आएगा। तो खेल से संबंधित रुचि उत्पन्न करना,
और गणित के जो भी अपन खेल खिलाते हैं, अंक अजूबों के खेल में वो रुचि ले सकेगा। तो इस तरह की गणितीय समस्याओं के प्रति रुचि ले सकेगा, गणितीय तथ्यों को पहचान कर उनको रुचि उत्पन्न कर सकेगा। तो गणित के प्रति अपनी रुचि अपना सकेगा, गणित के प्रति रुचि विकसित कर सकेगा, गणित के प्रति रुचि उत्पन्न कर सकेगा, गणित के प्रति रुचि उत्पन्न कर सकेगा। तो रुचि शब्द से ही पकड़ में आ जाएगी, इसमें जो भी बात लिख रखी है जो। तो ये बात अभिरुचि के अंतर्गत आती है। और एक देखिए नेक्स्ट है अपने अभिवृत्ति प्राप्त उद्देश्य, एटीट्यूडनल ऑब्जेक्टिव्स। यानी अभिवृत्ति का शब्द का मतलब ही ये होता है नजरिया या दृष्टिकोण, नजरिया या दृष्टिकोण, नजरिया या दृष्टिकोण, दृष्टिकोण यानी कि गणित के प्रति वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाना, वैज्ञानिक नजरिया अपनाना। तो ये सब बातें अभिवृत्ति के अंतर्गत आएंगी। तो अभिवृत्ति के अंतर्गत देखो नजरिया और दृष्टिकोण, ये दो शब्दों को पकड़ लिया। तो अपने उसका नजरिया है चिंतन, चिंतन कर सकेगा। अब चिंतन करना उसका नजरिया है, वो सोचना, चिंतन करना, सोचना या विचारना या तर्क करना। तो ये सब चिंतन के अंतर्गत ही आएंगी। तो चिंतन, तर्क करना, विचार करना, तो हर व्यक्ति का अपना अपना नजरिया, अपना अपना दृष्टिकोण है, अपनी अपनी सोच है, अपने अपने विचार है, अपने अपने तर्क है। इसी आधार पर वो अभिवृत्ति प्राप्त उद्देश्य की प्राप्ति करेगा। अब इसके अंतर्गत क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जाएगा कि गणित के प्रति वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपना सकेगा। तो ये किस उद्देश्य की प्राप्ति कर रहा है? अभिवृत्ति उद्देश्य की प्राप्ति हो रही है। तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाना, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, तो ये शब्द किसके अंतर्गत आएगा? गणित अभिवृत्ति के अंतर्गत ही आएगा। ये अपने 6 के 6 प्राप्त उद्देश्य यहाँ से इसकी पूर्ति हो गई है। तो ये इस तरह के ये क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं और पूछे जाएंगे। आपको ये वीडियो कैसा लगा है? यदि किसी क्वेश्चन में कोई डाउट है तो हमें कमेंट करके जरूर बताइए। और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।